हेलो गाइस, मैं विनयकांत एवीएस की पाठशाला में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग कक्षा 12 का बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान का चैप्टर 6 को कंटिन्यू करेंगे, जिसका नाम है वंशागति का आणविक आधार। और ये इस चैप्टर का 7वां पार्ट है। और इस पार्ट में हम लोग देखेंगे कि जो यूकैरियोटिक कोशिकाएँ होती हैं उनमें उनके कोशिकाओं के अंदर जो डीएनए होता है उसका पराकुंडलन किस प्रकार से होता है। पार्ट 6 में हम आपको बता चुके हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में किस प्रकार से डीएनए का पराकुंडलन होता है। तो आज हम लोग देखेंगे कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में डीएनए का पराकुंडलन किस प्रकार होता है। तो हेडिंग डाल लीजिए, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में डीएनए का पराकुंडलन। जैसा कि आप सभी को पता है कि डीएनए हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है, और ना कि हमारे शरीर में, हमारे शरीर के प्रत्येक सेल में बहुत ज़्यादा डीएनए होता है जितना कि उसका आकार खुद सेल का नहीं होता। तो पराकुंडलन होना उसका बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि यूकैरियोटिक कोशिकाएँ कौन सी होती हैं। जैसे कि आपने पिछली क्लास में पढ़ा था प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाएँ क्या होती हैं। तो यूकैरियोटिक कोशिकाएँ वे कोशिकाएँ होती हैं जिनके अंदर जो न्यूक्लियस होता है पूरी तरीके से विकसित होता है, अर्थात पूर्ण विकसित होता है। पूर्ण विकसित का मतलब क्या होता है, उसमें जो डीएनए होगा वो पूरी तरीके से डेवलप्ड होगा, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो पूरी तरीके से डेवलप्ड होती है, यानी कि जो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है वो साइटोप्लाज्म के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं रहता है। तो चाहे वो एक कोष की कोई एनिमल हो, एक कोष की ऑर्गेनिज्म हो या मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, यानी कि बहुकोष की जीव हो या एक कोष की जीव हो। अब बहुकोष की जीव में चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो, एक कोष की जीव में चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो, जो भी यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, इन यूकैरियोटिक कोशिकाओं के जो प्रत्येक केंद्रक में डीएनए जो अणु होते हैं इनकी एक या एक से अधिक जोड़ियां पाई जाती हैं। ठीक है। और जितने भी यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर डीएनए होते हैं, और इन डीएनए के छोटे छोटे जो खंड होते हैं, ये खंड जो होते हैं ये क्रोमैटिन तंतु के रूप में पाए जाते हैं। कहाँ पर? न्यूक्लियस के अंदर, केंद्रक के अंदर क्रोमैटिन तंतु के रूप में पाए जाते हैं। तो अब हम लोग जान लेते हैं कि क्रोमैटिन क्या होते हैं। ठीक है। आप सभी को पता है कि यूकैरियोटिक कोशिका के केंद्रक के अंदर डीएनए पाया जाता है, और डीएनए जो होते हैं क्रोमैटिन तंतु के रूप में पाए जाते हैं। तो क्रोमैटिन क्या होता है? जैसा कि हम अभी आपको बता चुके हैं कि जो डीएनए होता है ये एक नेगेटिवली चार्ज्ड मॉलिक्यूल होता है जिसके साथ कोई पॉजिटिव मॉलिक्यूल आकर के जुड़ता है। कहने का मतलब ये है कि जो डीएनए होता है न्यूक्लियस के अंदर, उस डीएनए के साथ कुछ प्रोटीन्स जो होती हैं वो स्थायी रूप से संबद्ध होती हैं, जुड़ी हुई होती हैं। और इसी जो डीएनए होता है और जो प्रोटीन्स होती हैं, इन्हीं प्रोटीन्स को सम्मिलित रूप से क्रोमैटिन कहा जाता है। ठीक है। और जो डीएनए होते हैं, डीएनए के अणु क्रोमैटिन तंतु के रूप में पाए जाते हैं। तो हम लोग देख लेते हैं कि क्रोमैटिन के प्रोटीन्स क्या होते हैं। तो क्रोमैटिन आई होप आपके समझ में आ गया होगा कि जो डीएनए होते हैं कुछ प्रोटीन्स के साथ सम्मिलित रूप से संबंध होती हैं जिन्हें हम क्रोमैटिन कहते हैं। और जो क्रोमैटिन के प्रोटीन्स होते हैं जिनके साथ जुड़े होते हैं, क्रोमैटिन के प्रोटीन्स, मेनली ये प्रोटीन्स दो प्रकार की होती हैं। सबसे पहली होती है हिस्टोन प्रोटीन्स, दूसरी होती है नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स। अब यहाँ पे हिस्टोन्स और नॉन हिस्टोन्स, नॉन का मतलब हम लोग गैर हिस्टोन्स भी कह सकते हैं। हिस्टोन्स प्रोटीन जो होती है वो 90% होती हैं, और जो गैर हिस्टोन या नॉन हिस्टोन होती है वो 10% होती हैं। और जो भी हमने बताया क्रोमैटिन में जो प्रोटीन्स होती हैं ये डीएनए के मात्रा से आधी से ज़्यादा होती हैं। प्रोटीन्स होती हैं वो डीएनए की मात्रा से आधी से ज़्यादा होती हैं। उनमें से भी जो हिस्टोन्स प्रोटीन्स होती हैं वो 90% होती हैं, और जो नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स होती हैं वो 10% होती हैं। बाकी आगे हम लोग जो नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स होती हैं ये 10% होती हैं, और इनका जो संरचना और क्रियात्मक रूप में भी ये काम करती हैं। बाकी हम पढ़ेंगे हिस्टोन्स प्रोटीन्स क्या होती हैं जो 90% होती हैं। हिस्टोन प्रोटीन्स में ये 5 प्रकार की होती हैं। सबसे पहला H1, H2A, H2B, H3 एंड H4।
ये 5 प्रकार की प्रोटीन्स होते हैं, जिनमें से ये जो 4 हैं H2A, H2B, H3 एंड H4, ये इनकी संख्या बराबर होती है, परंतु जो H1 प्रोटीन होता है इनकी संख्या के यानी इन चारों से की संख्या के यानी कि आधी होती है। कहने का मतलब क्या है कि जो H2A, H2B, H3 एंड H4 ये 4 प्रकार की जो हिस्टोन्स प्रोटीन्स होती हैं इनकी संख्या बराबर होती है, यानी इनकी मात्रा बराबर होती है, परंतु जो H1 प्रोटीन होता है ये इन सभी चारों प्रोटीन्स का आधा होता है। ठीक है, तो आई होप आपको क्रोमैटिन और क्रोमैटिन प्रोटीन्स होती हैं ये आपको समझ में आ गया होगा कि कौन कौन सी प्रोटीन्स होती हैं डीएनए के साथ जुड़ी हुई। ठीक है, तो ये जो प्रोटीन्स होती हैं ये प्रोटीन्स डीएनए के साथ जुड़ी होती हैं। जुड़ने का कारण क्या है कि जो डीएनए होता है वो निगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, यानी कि मॉलिक्यूल होता है, और जो प्रोटीन होता है वो पॉजिटिवली चार्ज मॉलिक्यूल होता है। तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों मिल करके इसको न्यूट्रल कर देते हैं। ठीक है, जो कि हमारे या फिर बहुत सारे प्लांट्स के यूकैरियोटिक कोशिकाओं में डीएनए पाया जाता है उसका निर्माण करती हैं। तो आइए अब हम लोग समझ लेते हैं कि जो क्रोमैटिन्स होती हैं किस प्रकार से प्रोटीन्स के साथ जुड़ी होती हैं। ठीक है, ये भी हमारे लिए समझना बहुत ज़रूरी है। जो डीएनए का पराकुंडलन होता है यूकैरियोटिक कोशिकाओं में ये 3 चरणों में कंप्लीट होता है। डीएनए का पराकुंडलन 3 चरणों में पूर्ण होता है। ये आप याद रखना, डीएनए का पराकुंडलन यूकैरियोटिक कोशिकाओं में 3 चरणों में पूर्ण होता है। जो सबसे पहला है डीएनए के पराकुंडलन का प्रथम चरण जिसे बोलते हैं न्यूक्लियोसोम मॉडल। या यूँ कह सकते हो डीएनए अणुओं के पराकुंडलन का प्रथम चरण न्यूक्लियोसोम मॉडल। डीएनए के अणुओं के पराकुंडलन के प्रथम चरण में हम लोग देखेंगे कि न्यूक्लियोसोम क्या होता है और किस प्रकार से प्रोटीन्स के साथ जो डीएनए अणु होते हैं ये लिपटे हुए होते हैं। तो यहाँ पर 2 साइंटिस्ट हैं। 1960 में एक साइंटिस्ट आया जिनका नाम है मॉरिस विल्किंस। दूसरे जो साइंटिस्ट हैं 1974 यानी 1974 में एडा एवं ओलिन्स। इन्होंने यानी मॉरिस विल्किंस ने एक्सरे डिफ्रैक्शन के थ्रू यानी कि एक्सरे विवर्तन के थ्रू, और एडा और ओलिन्स ने इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से, किससे? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से इन वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि जो क्रोमैटिन तंतु होते हैं इनको अगर खींचा जाए या नमक के घोल में रखा जाए तो जो इनके डीएनए के अणु होते हैं प्रोटीन्स के साथ ऐंठ कर, मतलब रस्सी की तरह ऐंठ कर एक संरचना बनाते हैं जिसे हम लोग न्यूक्लियोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोसोम कहते हैं। यानी कि 1960 में मॉरिस विल्किंस ने और 1974 में एडा और ओलिन्स ने एक संरचना देखी, अगर इनको जो है इनके क्रोमैटिन तंत्र को खींचा जाए या नमक के घोल में रखा जाए तो इसमें एक मणिकाबद्ध कड़ी के रूप में इन्होंने एक संरचना देखी जिसे इन्होंने क्रोड कण कहा। क्या कहा? क्रोड कण कहा। और क्रोड कण के साथ साथ डीएनए के खंड भी जुड़े हुए थे जिनको योजक डीएनए खंड कहा गया। क्या कहा गया? योजक डीएनए खंड कहा गया। क्रोड कण और योजक जो डीएनए खंड होते हैं इनको सम्मिलित रूप से न्यूक्लियोसोम कहा गया। कहने का मतलब समझिए, 1960 में मॉरिस विल्किंस ने एक्सरे विवर्तन के द्वारा, 1974 में एडा और ओलिन्स ने इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से पता लगाया कि जब क्रोमैटिन तंतु को खींचा जाए या उनको नमक के घोल में रखा जाए तो उनके जो तंतु होते हैं डीएनए और प्रोटीन्स के, ये एक मणिकाबद्ध लड़ी के रूप में संरचना इन्होंने देखा। ऐसी संरचना दिखाई देती हैं और जब ये दिखाई देती है इन्हीं कणों को क्रोड कण कहा। क्रोड कण के अलावा जो डीएनए के छोटे छोटे खंड हैं उनको योजक खंड कहा गया।
डीएनए के योजक खंड कहा गया, और इन दोनों लोगों को सम्मिलित रूप से, क्रोड कण तथा योजक खंडों को सम्मिलित रूप से हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसोम कहते हैं। यानी कि क्रोड कण प्लस योजक खंड, इनको सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, न्यूक्लियोसोम कहते हैं। ये आप लोग याद रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में न्यूक्लियोसोम मॉडल पूछ लेते हैं। न्यूक्लियोसोम मॉडल क्या होता है? तो क्रोड कण तथा योजक खंड को सम्मिलित रूप से क्या कहा गया, न्यूक्लियोसोम कहा गया। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे डीएनए अणुओं के पराकुंडलन का जो है द्वितीय चरण किस प्रकार संपन्न होता है। पहले चरण में क्या हुआ कि न्यूक्लियोसोम बन गया। न्यूक्लियोसोम को हम दूसरा चरण समझने से पहले हम लोग न्यूक्लियोसोम की संरचना देख लेते हैं कि किस प्रकार न्यूक्लियोसोम की संरचना होती है। ठीक है, ये प्रोटीन्स हैं, ये भी एक प्रोटीन है, और जो डीएनए खंड होता है वो इस तरीके से इसके चारों ओर लिपटा रहता है। इसमें ये क्या है, डीएनए के खंड हैं, मतलब ये डीएनए का धागा है। और ये जो आपको संरचना दिख रही है गोल गोल, इसमें 4 प्रकार की प्रोटीन्स हैं, H2A, H2B, H3 एंड H4। और ये जो आपको दिख रहा है ये है H1। इनकी संख्या आधी होती है। ये H1 हिस्टोन प्रोटीन है। ये 4 प्रकार की प्रोटीन्स हैं, ये भी हिस्टोन प्रोटीन्स हैं। ये आपका H1 प्रोटीन है। ये डीएनए का जो है सूत्र है, डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना है, जो कि इस जो हिस्टोन प्रोटीन्स के चारों ओर लिपटी रहती है। अब जो इसका साइज होता है, जो इसकी चौड़ाई होती है, वो होती है 10 नैनोमीटर, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो चौड़ाई होती है वो 11 नैनोमीटर होती है। ये जो आपका दिख रहा है ये वाला खंड, ये इसे बोलते हैं योजक खंड। ये योजक खंड है, और ये वाला है क्रोड कण। ये क्या है, क्रोड कण है। तो क्रोड कण और योजक खंड को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, न्यूक्लियोसोम कहते हैं। जो हमने डीएनए अणुओं के प्रथम चरण के पराकुंडलन के प्रथम चरण में देखा था। ठीक है, तो ये न्यूक्लियोसोम मॉडल है। अब न्यूक्लियोसोम मॉडल किस प्रकार से डीएनए को पराकुंडलित करेगा, आगे हम देखेंगे द्वितीय चरण में। ठीक है, डीएनए अणुओं के पराकुंडलन का द्वितीय चरण, इसे बोलते हैं सोलिनॉइड मॉडल। सोलिनॉइड मॉडल किस प्रकार से न्यूक्लियोसोम सोलिनॉइड में कन्वर्ट होगा, ठीक है, हम लोग इसमें देखेंगे। तो द्वितीय चरण में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम है आरोन क्लग। क्या नाम है, आरोन क्लग। 1978 में इन्होंने पता लगाया कि जितने भी न्यूक्लियोसोम होते हैं, ये न्यूक्लियोसोम रस्सी की तरह ऐंठ कर, किसकी तरह, रस्सी की तरह ऐंठ कर एक संरचना बनाते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं सोलिनॉइड। क्या बोलते हैं, सोलिनॉइड। और इसका जो साइज होता है वो 30 नैनोमीटर होता है। कितना, 30 नैनोमीटर होता है। यानी कि जो न्यूक्लियोसोम होता है, ये न्यूक्लियोसाइड रस्सी की तरह ऐंठ कर एक संरचना बनाती है, जिसकी जो मोटाई होती है वो 30 नैनोमीटर होती है। और 30 नैनोमीटर मोटी इस संरचना को बोलते हैं सोलिनॉइड। क्या बोलते हैं, सोलिनॉइड। और प्रत्येक सोलिनॉइड में 6 न्यूक्लियोसोम होते हैं, ये याद रखना।
प्रत्येक न्यूक्लियोसोम में 6 न्यूक्लियोसोम होते हैं। प्रत्येक सोलेनाइड में 6 न्यूक्लियोसोम होते हैं, ठीक है। और ये जो द्वितीय चरण है इसमें लगभग 40% डीएनए का संघनन हो जाता है। कितने परसेंट? 40% संघनन इसमें हो जाता है। तो डीएनए अणुओं के पराकुंडलन के द्वितीय चरण में हमने क्या देखा कि जो आरोन क्लग थे 1978 में इन्होंने पता लगाया कि जो न्यूक्लियोसोम होता है वो रस्सी की तरह ऐंठ कर, किसकी तरह? रस्सी की तरह ऐंठ कर एक 30 नैनोमीटर मोटी एक संरचना बनाते हैं। उस संरचना को बोलते हैं सोलिनाइड। क्या बोलते हैं? सोलिनाइड। और प्रत्येक सोलिनाइड में, यहाँ पे होगा सोलिनाइड। प्रत्येक सोलिनाइड में 6 न्यूक्लियोसोम होते हैं और इसमें यानी द्वितीय चरण में 40% डीएनए का संघनन हो जाता है। यानी जो जितना संघनन टोटल होता है उसका 40% द्वितीय चरण तक संघनन हो जाता है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि तीसरे चरण में क्या होता है। हमने बताया था आपको कि डीएनए का जो पराकुंडलन होता है वो 3 चरणों में कंप्लीट होता है। तो पहले चरण में न्यूक्लियोसोम बना था, दूसरे चरण में सोलिनाइड बना था। अब देखेंगे तीसरे चरण में क्या बनता है। डीएनए अणुओं के पराकुंडलन का तृतीय चरण जिसे बोलते हैं क्रोमैटिड, ये तीसरा चरण है। डीएनए अणुओं के पराकुंडलन का तृतीय चरण जिसे बोलते हैं क्रोमैटिड। इसमें जो 30 नैनोमीटर सोलिनाइड होता है, सोलिनाइड तंतु छल्लों की तरह, किसकी तरह? छल्लों की तरह ऐंठ कर, छल्लों की तरह ऐंठ कर 0.33 मिलीमीटर एक संरचना बनाती है। कितने? 0.33 छल्लों की तरह में वलित हो जाती है। ये किस तरह वलित होती है? जैसे कि एक बोतल में कोई ब्रश हो और उस ब्रश को बार बार घुमाया जाए। मतलब जैसे एक कोई बोतल है और बोतल को साफ करने के लिए उसमें ब्रश डाला जाए, ब्रश को क्या किया जाए? बार बार उसको घुमाया जाए। तो उसी तरीके जो सोलिनाइड होते हैं 30 नैनोमीटर मोटी वाले जो तंतु होते हैं, ये छल्लों की तरह ऐंठ कर 0.33 यानी 0.33 मिलीमीटर की छल्लों की तरह, इस तरह से छल्लों की तरह ऐंठ करके एक संरचना बनाते हैं। और उस संरचना में जिसकी जो मोटाई होती है कितनी होती है? 0.33 नैनोमीटर होती है। अब ये जो 0.33 मोटी संरचना बनती है, ये अपने आप में वलित होकर कितने? अपने आप में वलित होकर 300 कितने? 300 नैनोमीटर मोटी एक संरचना बनाते हैं, मोटी संरचना बनाते हैं। और फिर यही 300 नैनोमीटर मोटी संरचना फिर अपने आप में वलित होकर एक 700 यानी 700 नैनोमीटर एक संरचना बनाते हैं, जो द्विगुणित होकर नैनोमीटर संरचना बनाते हैं 700 नैनोमीटर, और ये खुद वलित होकर या कह सकते हो द्विगुणित होकर द्विगुणित होकर 1400 नैनोमीटर मोटी संरचना बनाते हैं, जिसे क्रोमैटिड कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? क्रोमैटिड कहते हैं। तो डीएनए का जो पराकुंडलन है वो 3 चरणों में कंप्लीट होता है। पहले चरण में न्यूक्लियोसोम मॉडल बनता है, दूसरे चरण में सोलिनाइड मॉडल बनता है और तीसरे चरण में क्रोमैटिड बनता है। अब ये जो क्रोमैटिड होते हैं ये न्यूक्लियस के अंदर 2 तरीके से पाए जाते हैं। एक होता है हेट्रोक्रोमैटिन, दूसरा होता है यूक्रोमैटिन। ये क्रोमैटिड्स होते हैं, ठीक है।
तो इसकी चर्चा हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। फिलहाल अभी तक हमने क्या देखा कि क्रोमैटिड का निर्माण किस प्रकार से होता है और इन्हीं क्रोमैटिड्स के रूप में यानी क्रोमैटिन तंत्र के रूप में न्यूक्लियस के अंदर डीएनए पाए जाते हैं। लगभग यहाँ पर 1000% संघनन यहाँ तक हो जाता है। कहाँ तक? 1000% संघनन डीएनए अणुओं का न्यूक्लियस के अंदर हो जाता है। तो बच्चों आज हम लोगों ने क्या देखा कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में डीएनए अणुओं का परागकुंडलन किस प्रकार से होता है, ठीक है, जिसके 3 चरण थे। सबसे पहले हमने देखा क्रोमैटिन क्या होते हैं, क्रोमैटिन के प्रोटीन्स क्या होते हैं, फिर हमने बारी बारी से तीनों चरणों को समझा, ठीक है। अगर इससे रिलेटेड आपके कोई भी क्वेश्चन हो तो आप उन्हें कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करना चाहता हूं और उन क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन, क्रोमैटिन क्या होता है। दूसरा क्वेश्चन, क्रोमैटिन्स के प्रोटीन्स के नाम बताओ। तीसरा क्वेश्चन कि जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उनमें डीएनए अणुओं का परागकुंडलन कितने चरणों में पूर्ण होता है तथा उनके नाम बताओ, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सोलिनाइड किसे कहते हैं। सोलिनाइड किसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि न्यूक्लियोसोम मॉडल क्या होता है। आप इन क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो बच्चों पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, जिससे उन बच्चों का भी नॉलेज बढ़े और वो जान सके कि डीएनए का परागकुंडलन यूकैरियोटिक कोशिकाओं में किस प्रकार होता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे आने वाले वीडियोज़ के चाहे वो केमिस्ट्री के हों चाहे फिजिक्स के हों उनके नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।